मान लो मैंने मर्डर कर रखा है, मैं अपना चेहरा ढक के हूँ, रुमाल बांध के हूँ, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं कुछ कांड कर सकता हूँ ना दोबारा। सोचिए जरा, अगर कल सुबह आप उठें और खबर मिले कि यूरोप के दिल में एक देश ने खुलेआम कह दिया है अब और नहीं, न कोई माफी न कोई सफाई, बुर्का बैन, मस्जिदों पर ताले, अजान पर रोक और सड़कों पर आग, लिटरली। और इटली में बुर्का बैन की तैयारी चल रही है। नहीं माना अगर नियम तो जुर्माना भारी रहेगा। In Italy, the government is eyeing a new law that could ban the burqa and niqab in all public places. इटली की जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया है। ये कोई फिल्म की ओपनिंग नहीं है, ये आज का इटली है। पर असली सवाल ये नहीं कि इटली ने क्या किया, असली सवाल है इतनी हिम्मत आई कहां से? क्यों एक लोकतांत्रिक देश अचानक ऐसे फैसले लेने लगा जिनका नाम सुनते ही फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और इस्लामोफोबिया जैसे शब्द हवा में तैरने लगते हैं? क्या ये सिक्योरिटी का मामला है या एक ऐसी लड़ाई जो सालों से अंदर ही अंदर पक रही थी और यहीं पर कहानी खतरनाक मोड़ लेती है? क्योंकि इस फैसले के पीछे खड़ी है एक महिला, जॉर्जिया मेलोनी, जो बिना घुमाए फिराए कहती है इस्लाम और यूरोपीय सभ्यता की वैल्यूज एक जैसी नहीं है। बस यही एक लाइन और पूरा यूरोप दो हिस्सों में टूट गया। Che io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano. अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या फिर वो आखिरी अलार्म जो यूरोप ने बहुत देर से सुना? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज इटली ये कर रहा है तो कल कौन सा देश होगा? इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, हम वो परतें खोलेंगे जिन्हें सालों तक पॉलिटिकली इनकरेक्ट कहकर दबाया गया और आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जिसका जवाब भारत को आज ढूंढना होगा, कल नहीं। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इटली की नहीं, ये चेतावनी है। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि हमें सच में जानना है कि आजकल YouTube हमारे वीडियो आप तक कैसे पहुंचा रहा है। आपकी एक लाइन हमें बहुत कुछ समझा सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है नए युग की सनातन लहर, जहां आपको मिलती है हर वो ट्रेंडिंग सच्चाई जो बाकी जगह दबा दी जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बिना समय गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इटली में बुर्का बैन हो रहा है, मस्जिदें बंद की जा रही हैं और यूरोप की सड़कों पर आग लगी हुई है। विरोध के नारे गूंज रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का टकराव पुलिस से हो रहा है और पूरा यूरोप दो धड़ों में बंटता दिख रहा है। لما المصريين يتجمعوا في ايطاليا المصريين لما يتجمعوا في ايطاليا لازم يخربوا الدنيا بيخربوا الدنيا خلاص هنطلع على कुछ इसे सिविल वॉर की शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है। पर सवाल यह है कि इटली में ऐसा क्या हो गया जो सरकार ने इस्लामिक प्रतीकों और मस्जिदों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या ये वाकई एक सुरक्षा का मामला है या फिर एक बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई की शुरुआत? और सबसे चौंकाने वाली बात, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा है इस्लाम यूरोपीय सभ्यता के साथ कंपैटिबल नहीं है। In several European contexts, we are increasingly witnessing the phenomenon of Islamic separatism. That is the failure by some Islamic communities to recognize the laws and customs of European nations. This triggers tensions that risk undermining social. इतना बोलते ही यूरोप में हड़कंप मच गया। बुर्का बैन, लाउडस्पीकर बैन, अरेस्ट्स, डिपोटेशन और मस्जिदों की फंडिंग पर ताले। तो आखिर इस एक देश ने वो करने की हिम्मत क्यों दिखाई जो बाकी यूरोप सिर्फ सोचता रह गया? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या फिर सभ्यता को बचाने की आखिरी कोशिश? और सबसे जरूरी बात, क्या भारत को इससे कुछ सीखने की जरूरत है? चलिए शुरू से समझते हैं ये सब कुछ आखिर शुरू कैसे हुआ। तो इटली ने आखिर किया क्या है? क्या ये वाकई इतना बड़ा कदम है? जी हां, और शायद अब तक का सबसे बड़ा। 2024 में इटली की संसद ने एक नया कानून पास किया जिसमें कहा गया किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बुर्का और नकाब पहनना गैर कानूनी होगा। सरकार का तर्क साफ था,
ये पब्लिक सेफ्टी का मामला है। चेहरा ढकना अब सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, एक सुरक्षा खतरा बन चुका है। लेकिन यहीं तक नहीं रुका इटली। सरकार ने लाउडस्पीकर पर अजान देने पर बैन लगा दिया। ओपन स्पेस इस्लामिक प्रेयर्स, मतलब सड़कों, पार्कों या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। और तो और देश भर में मस्जिदों और मदरसों पर फंडिंग ऑडिट्स शुरू हो गए हैं। अगर पैसे कतर, टर्की या सऊदी अरब जैसे देशों से आ रहे हैं तो उन संस्थानों पर जांच बैठेगी। कई अनऑथराइज्ड प्रेयर हॉल्स को सील किया जा चुका है। इमाम्स पर भी अब नई पाबंदी है, उन्हें इतालवी भाषा में ही प्रवचन देना होगा। क्यों? ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो नफरत फैला रहे हैं, और जो भी रेडिकल विचारधारा फैलाते हुए पकड़ा गया, डायरेक्ट डिपोर्टेशन। इसी के तहत एक पाकिस्तानी इमाम, जिसे 30 साल हो गए थे इटली में, जब उसने काफिरों से लड़ो जैसी बात कही, उसे सीधा देश से बाहर फेंक दिया गया। ये कोई सिंपल लॉ नहीं है, ये एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल स्टैंड है। इटली अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सहता था। अब सरकार कह रही है, या तो हमारी सभ्यता के साथ रहो या निकल जाओ। और यही है वो टर्निंग पॉइंट जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। जब इटली ने बुर्का बैन और मस्जिद बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए तो रिएक्शन एक तरफा नहीं था। देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ तालियों की गूंज, दूसरी तरफ सड़कों पर बवाल। इटालियन मिडिल क्लास और यंग प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, अब जाकर हम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिरकार कोई तो खड़ा हुआ हमारी संस्कृति के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोम, मिलान और नेपल्स जैसी सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय और कुछ लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट्स इसे रिलीजन पर हमला कह रहे हैं। सड़कें नारों से गूंज उठी, फ्रीडम टू प्रे, नो टू इस्लामोफोबिया, मेलोनी इज डिक्टेटर। अल जजीरा से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट इस फैसले को डिवाइसिव, रेडिकल और यहां तक कि डेमोक्रेसी पर हमला कहने लगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी किया, धार्मिक स्वतंत्रता का ये उल्लंघन यूरोप की बुनियादी मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन मेलोनी के समर्थकों का कहना है, जब इटालियन औरतें सड़कों पर मोलेस्ट हो रही थीं, तब कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं आई। अब जब हमने रिएक्ट किया है, सबको फ्रीडम याद आ गई। और यही टेंशन आज इटली की सड़कों से होते हुए पूरे यूरोप में फैल रही है। ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, ये दो आइडियोलॉजीज का टकराव है। आज इटली जिस स्टेज पर पहुंचा है, वहां अचानक नहीं पहुंचा। ये कहानी 1 दशक पहले शुरू हुई थी, जब यूरोप के दरवाजे रिफ्यूजीज के लिए खोले गए। 2011 अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में राजनीतिक बवंडर उठता है। लीबिया, ट्यूनिशिया, सीरिया, हर जगह से लोग भागने लगते हैं। और उनके लिए सबसे आसान रास्ता लीबिया से सीधा मेडिटेरेनियन पार करके इटली पहुंचना। छोटे छोटे बोट्स में हजारों लोग रोज की दर से इटली की सीमाएं पार कर रहे थे। 2014 से 2020 तक 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम माइग्रेंट्स ने इटली में अवैध एंट्री ली। ना डॉक्यूमेंट, ना बैकग्राउंड चेक, सीधा घुसपैठ। शुरुआत में सरकार ने इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मानकर मदद दी, खाना, पनाह, सपोर्ट। लेकिन जल्द ही ये सपोर्ट सोशल स्ट्रेस में बदल गया। नेपल्स, ट्यूरिन, मिलान जैसे शहरों में गेटोज बन गए, ऐसे एरियाज जहां इटालियन कानून का कोई मतलब नहीं था। मॉरल पुलिसिंग, धमकियां, शरिया रूल्स, ये सब खुलेआम चलने लगा। लोकल पुलिस वहां जाने से डरने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक इटली में 30 से ज्यादा ऐसे इलाके थे जहां सरकार की रूलिंग सिर्फ कागजों में थी। इसी के साथ शुरू हुआ डेमोग्राफिक शिफ्ट। कई टाउन ऐसे जहां इटालियन महिलाओं को हिजाब पहनने को कहा गया। चर्च के बाहर अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे, और जब लोगों ने विरोध किया, उन्हें रेसिस्ट कहा गया। राजनेता चुप थे, मीडिया मौन था, और लोग गुस्से में लेकिन लाचार। ये वही टाइम था जब लोगों को लगने लगा कि अब अगर कोई नहीं रुका तो इटली की पहचान मिट जाएगी। और यहीं से शुरू होती है जॉर्जिया मेलोनी की कहानी, उस महिला की जिसने कहा, अब बहुत हो गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ माइग्रेशन का मामला था या कुछ और गहराई में भी चल रहा था? जैसे जैसे माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ती गई, इटली में मस्जिदें भी तेजी से बनने लगीं। नाम दिए गए कल्चरल सेंटर्स, कम्युनिटी हॉल्स, रिलीजनल स्कूल्स। लेकिन असल में कई जगहों पर ये बने रेडिकल प्रोपेगेंडा के अड्डे। इन मस्जिदों में पैसा कहां से आ रहा था? जांच में सामने आया, सऊदी अरब, कतर, टर्की जैसे देशों से करोड़ों यूरो की फंडिंग दी जा रही थी, और उस पैसे के साथ आता था एक खास एजेंडा। कुछ इमाम्स के सरमन्स में खुलेआम नफरत भरी बातें होती थीं। कहा जाता था, यूरोप में इस्लाम को फैलाना फर्ज है, काफिरों से लड़ो, इस्लामिक लॉ ही सुप्रीम है। इन्हीं प्रीचिंग्स से प्रभावित होकर कई युवा कट्टरपंथी बन गए। कुछ ने हथियार उठा लिए,
कुछ ने चर्चों में हमले किए, कुछ ISS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ने की कोशिश में पकड़े गए। यूरोप का सेक्युलर फ्रेमवर्क उनके सामने बेबस दिखने लगा, क्योंकि जहां एक ओर फ्रीडम ऑफ स्पीच की ऐड थी, वहीं दूसरी ओर उसके पीछे एक अंधा कट्टरपंथ पनप रहा था। और सबसे हैरानी की बात, इस्लाम के नाम पर चल रहे कई ऐसे सेंटर सरकारी रजिस्ट्रेशन में नॉन प्रॉफिट या कल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम से दर्ज थे। मतलब न कोई टैक्स, न कोई निगरानी। इटली की जनता पूछने लगी, हमारे ही देश में, हमारी ही आंखों के सामने, हमारे ही खिलाफ जहर क्यों बोला जा रहा है? और जब जवाब नहीं मिला, तब उठी मांग कि ये सब अब और नहीं चलेगा। जब पूरा देश सवाल पूछ रहा था, तब ज्यादातर नेता चुप थे। कोई ब्रसेल्स की तरफ देख रहा था, कोई वोट बैंक बचाने में लगा था। लेकिन तभी एक आवाज उभरी, सीधी, तेज और बेबाक। जॉर्जिया मेलोनी, एक महिला जो सालों से राजनीति में तो थी, लेकिन कभी मेनस्ट्रीम पार्टियों की तरह झुकी नहीं। उसने कहा, मैं डरूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं, इटली की पहचान के लिए लड़ूंगी। मेलोनी ने यूरोप की पॉलिटिकल करेक्टनेस को ठुकरा दिया। उसे फर्क नहीं पड़ा कि मीडिया क्या कहेगा या उसे क्या नाम देगा। वो बोलती गई, हम अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने बच्चों का भविष्य नहीं खो सकते। और जनता ने उसकी बात सुनी। शायद पहली बार किसी नेता की बात दिल तक पहुंची थी। 2022 के चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और जॉर्जिया मेलोनी बनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री और सबसे मजबूत राष्ट्रवादी आवाज। उसने शपथ लेते ही ऐलान कर दिया, अब से कानून की लाठी चलेगी, डर की नहीं। और यहीं से शुरू हुआ इटली का फाइट बैक। मेलोनी के नेतृत्व में एक ऐसा फाइट बैक जिसमें कोई माफी नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, बस एक वादा था, इटली को फिर से सुरक्षित और गर्व से भरपूर बनाने का। अब असली सवाल यही है, क्या इस्लाम और यूरोपीय सभ्यता एक साथ रह सकते हैं? क्या दोनों की वैल्यू सिस्टम एक दूसरे से मेल खाते हैं, या ये एक ऐसा क्लैश है जो टल नहीं सकता? यूरोप की नींव किस पर टिकी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सारे मूल्य वहां के संविधान और संस्कृति की आत्मा है। अब जरा सोचिए, क्या जब कोई धर्म कहता है कि धर्म सर्वोपरि है, कानून नहीं, या औरत की आजादी सीमित होनी चाहिए, तो वो सेक्युलर समाज के साथ कैसे जी पाएगा? और यही टकराव आज हर यूरोपीय देश में दिख रहा है। फ्रांस में हिजाब पर बैन हुआ, दंगे हुए। स्वीडन में एक कट्टरपंथी ने कुरान की आलोचना की, जान से मार दिया गया। जर्मनी में शरिया जोन बनने लगे, जहां पुलिस तक जाने से डरती है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं है, ये एक पूरा वैचारिक सिस्टम है। कई मुस्लिम प्रवासी यूरोप में रहते हैं, लेकिन खुद को यूरोपीय नहीं मानते। वो अपने बच्चों को उसी सिस्टम में बड़ा करते हैं जो उन्हें यूरोप से नफरत सिखाता है। और जब सेक्युलर कानून इन विचारों से टकराते हैं, तो बहस नहीं होती, हिंसा होती है, धमकी होती है और डर पैदा किया जाता है। तो फिर क्या ये दोनों सभ्यताएं वाकई साथ रह सकती हैं? या फिर मेलोनी का कहना सही है, ये वैल्यू सिस्टम्स मूल रूप से इनकम्पैटिबल हैं। ये सिर्फ इटली की लड़ाई नहीं, ये यूरोप की आत्मा की लड़ाई है। जब इटली में बुर्का बैन का ऐलान हुआ, तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई महिलाओं को लेकर। क्या यह बैन सुरक्षा के लिए था, या महिलाओं की आजादी के लिए, या फिर ये एक कल्चरल डोमिनेंस की कोशिश है? सड़कों पर कुछ मुस्लिम महिलाएं थीं, नारे लगाती हुई, हमारी पसंद, हमारा हक। उनका कहना था कि बुर्का उनका धार्मिक अधिकार है और इसे छीनना फ्रीडम ऑफ चॉइस पर हमला है। लेकिन उसी भीड़ से अलग कुछ औरतें थीं जिन्होंने पहली बार कैमरे के सामने आकर कहा, हमें मजबूर किया गया था बुर्का पहनने के लिए। घर से निकलते ही डर लगता था कि अगर चेहरे से पर्दा हटा तो सजा मिलेगी। एक मोरक्कन माइग्रेंट महिला ने रोते हुए कहा, मैंने पहली बार इतालवी स्कूल में सांस ली थी, अब फिर से उसी पिंजरे में लौटने को कहा जा रहा है। तो क्या बुर्का सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है, या फिर एक आइडेंटिटी का बयान जो दो दुनिया की सोच को दर्शाता है? एक तरफ यूरोप का ओपन फेस, इंडिविजुअलिटी, एक्सप्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, दूसरी तरफ एक पर्दा जो समाज से दूरी, डर और कंट्रोल की याद दिलाता है। शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं, लेकिन सवाल जरूर बड़ा है। क्या कोई भी सभ्यता अपनी पहचान बचा सकती है जब उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया जाए? इटली आज जो कर रहा है वो अचानक नहीं हुआ। वो उन पड़ोसी देशों से सीख रहा है जिनकी गलती ने उन्हें मौन बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। फ्रांस, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन पेरिस के बाहर नो गो जोन्स बन चुके हैं, जहां पुलिस तक जाने से डरती है। वहां ना फ्रेंच लॉ चलता है, ना फ्रेंच भाषा, सिर्फ शरिया रूल्स और धार्मिक तानाशाही। जर्मनी, जिसने ओपन डोर पॉलिसी के तहत लाखों माइग्रेंट्स को शरण दी, नतीजा बलात्कार, नाइफ अटैक्स और गैंग वायलेंस की घटनाएं रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं। जर्मन महिलाएं कहने लगीं, अब हमारी सड़कों पर हमारी ही आजादी नहीं बची। स्वीडन, जिसे कभी सबसे शांतिपूर्ण देश कहा जाता था, अब हेडलाइन बनता है, बॉम्ब ब्लास्ट इन मिग्रेंट एरिया, इस्लामिक गैंग वॉर एस्केलेट्स। स्कूलों में टीचर्स डरते हैं,
कुछ कह दिया तो इस्लामोफोबिक घोषित कर दिए जाएंगे। इन देशों ने सोचा था अगर हम अपनापन दिखाएंगे तो सब हमारे जैसे बन जाएंगे, पर हुआ उल्टा। कई माइग्रेंट्स ने सेक्युलरिज्म को कमजोरी समझा और अपने कट्टरपंथ को खुलकर फैलाया। इटली ने यह सब देखा और समझा कि अगर वक्त रहते लाइन नहीं खींची गई तो वो भी उसी बर्बादी की राह पर चल पड़ेगा। मेलोनी का मॉडल उसी गलती से बचने की एक आक्रामक कोशिश है, क्योंकि अब इटली चुप नहीं रहना चाहता, यूरोप की तरह मरना नहीं चाहता। अब बात सिर्फ इटली की नहीं है, बात हमारे देश की भी है, क्योंकि जो गलती यूरोप ने की थी वही रास्ता आज भारत भी पकड़ रहा है। असम, बंगाल, त्रिपुरा और बिहार की सीमाएं, हर साल हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या माइग्रेंट्स चुपचाप भारत में घुसते हैं। किसी के पास कागज नहीं, लेकिन कुछ सालों में राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार तक मिल जाता है। फिर बनती हैं बस्तियां, धीरे धीरे पूरी डेमोग्राफी बदलने लगती है। गांवों में जहां कभी बंगाली हिंदू या असमी बहुसंख्यक थे, आज वे खुद अल्पसंख्यक हैं। फेस्टिवल्स पर रोक, धार्मिक तनाव और फिर राजनीतिक चुप्पी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक चाहिए। राजनीति करने वालों के लिए देश की पहचान से ज्यादा जरूरी हैं वो 5 साल की कुर्सियां। दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू और मेवात जैसी जगहों पर तो रोहिंग्या माइग्रेंट्स की कॉलोनियां बन चुकी हैं। एनजीओज और लेफ्टिस्ट मीडिया उन्हें पीड़ित दिखाते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ और कहती है। क्या हम भी इटली की तरह 20 साल बाद जागेंगे, जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब हमारे शहरों में कानून नहीं, भीड़ का हुकूम चल रहा होगा? इटली ने आखिरकार हिम्मत दिखाई। अब भारत के पास भी मौका है। या तो अभी तय कर लो कि देश के कानून सबसे ऊपर हैं, या फिर आने वाली पीढ़ियों को बताओ कि तुमने कुछ किया नहीं जब वक्त था। हर सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है, लड़ाई या समर्पण। इटली ने अपनी लड़ाई चुन ली है। उसने कह दिया है, हम अपनी पहचान, अपने कानून और अपने कल्चर से समझौता नहीं करेंगे। अब बारी बाकी दुनिया की है। क्या आप सिर्फ सहेंगे या खड़े होंगे अपने देश, अपनी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए? ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो कहती है तुम्हारे कानून हमारी आस्था के सामने कुछ नहीं। अब फैसला हमें करना है, क्योंकि जो सभ्यता अपनी रक्षा खुद नहीं करती उसे इतिहास मिटा देता है। अगर आप इस मुद्दे पर जागरूक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारी ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक हमारी आवाज को और दूर तक पहुंचा सकता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।